हे गाइस, वेलकम टू द चैनल द विचार पथ। तो आज अपन लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट टॉपिक अपन लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो बायोटेक्नोलॉजिकल क्या एप्लीकेशंस हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, क्या क्या यूज हो रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में। कल भी अपन लोग पढ़े थे बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा था क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को बढ़ाने के लिए, स्पेशली इन द फूड प्रोडक्शन। तो आइए बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज को शुरू करते हैं। Let us take a look at the three options that can be thought for increasing food production. अगर आप वाकिफ नहीं है या जानते नहीं हैं तो आपको मैं बता दूं कि भारत में फूड प्रोडक्शन का शॉर्टेज था, मतलब जितनी डिमांड थी फूड की उतने अपन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो आप पढ़े होंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्दर हुआ था। तो सिंपली ग्रीन रिवॉल्यूशन में 3 ऑप्शंस माने जाते थे जो कि इंक्रीज किए फूड प्रोडक्शन को। वही बातें बोल रहा है, लेट अस लुक एट द 3 ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट एज, जिसे माना जाता है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। तो पहला ऑप्शन है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब केमिकल यूज किया जाने लगा एग्रीकल्चर में। तो वन ऑफ द काउज ये था जो केमिकल के यूज से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा है, फूड प्रोडक्शन बढ़ा है। दूसरा कारण था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो ऑर्गेनिक तरीके से खेती हो रहा है उससे ओवरऑल फूड प्रोडक्शन बढ़ा है। तीसरा कारण था जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो ये जो जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर है, मतलब क्रॉप में भी, क्रॉप प्लांट में भी कुछ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किए, जेनेटिकली इंजीनियरिंग किए, उससे एग्रीकल्चर किए। तो ये 3 वजह थी जिससे ओवरऑल फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। एग्रोकेमिकल, केमिकल यूज करके, खाद पानी यूज करके, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो देखिए अपन लोग पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी दूर दूर तक नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, इसमें या ये सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। तो एक बार मेरे टेस्ट में क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। ऑप्शन दे दिया था एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तीसरा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, फोर्थ ऑप्शन दे दिया था ऑल ऑफ द अबव। तो मुझे लगा इस हेडिंग के अंदर दिया हुआ था तीनों होगा, मैं सिंपली टिक कर दिया ऑल ऑफ द अबव। आके देखा तो गलत था, आंसर सिर्फ और सिर्फ थर्ड था। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ, अरे हाँ, जो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में तो कहीं बायोटेक नहीं आया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में तो कहीं बायोटेक नहीं आया, बायोटेक सिर्फ और सिर्फ इसमें आया है। तो इस लाइन से बस इतना बताया जा रहा है जो बायोटेक्नोलॉजी का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है जो फूड प्रोडक्शन को वो इंक्रीज करा पाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी रखा हूँ, ओनली दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक। जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर इज द ओनली एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक। आगे पढ़ते हैं, द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुए थे, हरित क्रांति जो हुए थे, उससे 3 टाइम्स अपना फूड सप्लाई हो गया था, जिससे अपन लोग स्कार्सिटी ऑफ फूड को ओवरकम कर पाए थे। फिर से 3 टाइम आया है, अपन लोग 2-3 बार 3 टाइम्स पढ़े हैं। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी में। फिर पढ़े 3 ऑप्शंस पे अपन लोग गौर करते हैं जो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में काम किए। फिर अपन लोग पढ़ रहे हैं 3 टाइम्स कर रहा है फूड को। तो इस सब से आपको तुरंत से याद रह जाएगा, इसको कभी डबल कर देगा, कभी 4 टाइम कर देगा, तो आपको रिकॉल करने में तुरंत से रिकॉल करना है। 3-3 पॉइंट वाला ऊपर आपका 2 हेडिंग है, 3-3 पॉइंट वाला 2 हेडिंग है, तो बस 3 टाइम किया है फूड सप्लाई को। कौन? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन। बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ट्रिपलिंग करने के बाद भी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इनफ नहीं है जो फीड कर पाए ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को। इतना ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा था। इंक्रीज इल्ड हैव पार्सली बीन ड्यू टू द इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी। अब देखिए, इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी जिसमें बायोटेक का यूज कर रहे थे, उससे जो है इल्ड जो है पार्शियली बस इम्प्रूव हो पाया था। इंक्रीज इल्ड जो है पार्शियली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी। तो मेनली कौन इम्प्रूव कराया इल्ड को? इंक्रीज तो हुआ इल्ड, ट्रिपल हुआ, तो इसमें से पार्सली कौन करा रहा है? पार्सली तो इम्प्रूव वैरायटी ऑफ क्रॉप करा रहा है, क्रॉप अच्छा यूज करने लगे। देखिए खेती 2 तरह से होता था। पहले क्या होता था, किसान खेती किए, कुछ सीड्स को रख लिए, अगले साल उसे ट्रेडिशनल तरीके से रखें और अगले साल उसको यूज कर लेते थे। बाद में क्या आने लगा, मार्केट में प्रॉपर इम्प्रूव्ड क्रॉप सीड्स आने लगे, जैसे मकई का बीज प्रॉपर आने लगा,
उसको देन किसान यूज करने लगे। तो वही है इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी। और जो बाजार से अपन लोग बीज लाते हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्ड होते हैं ताकि पेस्ट रेजिस्टेंस रहे, टॉलरेंस रहे इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए। तो ये जो इल्ड बढ़ा ना, तो ये पार्सली बस बढ़ा उस वजह से इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी से। ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात है, इसलिए मैं इस पे जोड़ दे रहा हूँ। मेनली किस वजह से बढ़ा है? मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। मेनली इस दो वजह से बढ़ा है। मैनेजमेंट प्रैक्टिस अच्छा किया गया। मैनेजमेंट प्रैक्टिस में आता है जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट होते हैं ना, जो आपने खेती किया उसको सही से आप हार्वेस्ट नहीं कर पाए या हार्वेस्ट करने के बाद आप सही से स्टोर नहीं कर पाए, तो उन लॉसेस को बचाना बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस से मेनली यील्ड आपका बढ़ा। और साथ ही साथ यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, तो केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इनके यूज से मेनली आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है यील्ड में। इन नटसेल यहाँ से 3 लाइन याद रखना है। ग्रीन इवोल्यूशन 3 टाइम्स किए फूड सप्लाई को, येट ये इनफ नहीं है फॉर द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अब जो इंक्रीज यील्ड हुआ है इसमें से पार्सली तो हुआ इम्प्रूव्ड क्रॉप के कारण, बहुत कम इम्प्रूव क्रॉप के कारण, या पार्सली मेनली ये हुआ है बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस और एग्रोकेमिकल की वजह से। However, जबकि फॉर द फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। देखिए एग्रोकेमिकल्स तो बहुत अच्छा चीज़ था, मेनली एक तरह से रोल था इसका इंक्रीज इन द यील्ड। फिर भी फॉर द फार्मर्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थे उसके फार्मर्स के लिए एग्रोकेमिकल्स टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। एंड फर्दर इंक्रीजेज इन यील्ड विथ एग्जिस्टिंग वैरायटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या था? वहीं जो इस बार अपन लोग खेती किए, कुछ सीड्स रख लिए प्रिजर्व करके, उसको अगले बार यूज कर लिए, तो ये था कन्वेंशनल ब्रीडिंग। देखिए डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए क्या क्या समस्या थी, गरीबी के लिए ऐसे भी बहुत सारी समस्या होती हैं। तो डेवलपिंग वर्ल्ड में एक तो एग्रोकेमिकल बहुत एक्सपेंसिव था, दूसरा इंक्रीज इन यील्ड विद द एग्जिस्टिंग वैरायटी, जो भी एग्जिस्टिंग वैरायटी था उससे यील्ड बढ़ाना पॉसिबल नहीं था, कन्वेंशनल ब्रीडिंग से पॉसिबल नहीं था जो यील्ड आप बढ़ा पाए। इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक कैन सो दैट फार्मर्स में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड? तो क्या ऐसा कोई मेथड खोजा जा सकता है जो एग्रोकेमिकल के एक्सपेंस से भी बचा ले और अपने को कन्वेंशनल ब्रीडिंग नहीं करके कोई इम्प्रूव्ड वैरायटी अपने पास आ जाए एग्जिस्टिंग वैरायटी के जगह पे, ताकि फार्मर को जो है मैक्सिमम यील्ड मिल पाए उसके फील्ड से, उसके भी जो भी खेत हैं उनसे। तो अपन को एक तरह से क्वेश्चंस किया जा रहा है, क्या रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के पास ऐसा कोई पाथ है जिससे ऐसा करवाया जा सके? तो अपन लोग पढ़ेंगे आगे, बिल्कुल है। ये जो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करके इम्प्रूव्ड क्रॉप ही यूज कर लेंगे, जिसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप यूज करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पेस्ट रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो इसलिए अपन लोग बोलते हैं जो बायोटेक का अच्छा रोल है एग्रीकल्चर में। इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट आर रिड्यूस्ड? तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मिनिमाइज कर सके, फर्टिलाइजर पे रिलायबिलिटी ख़त्म कर सके या कम कर सके, मिनिमाइज कर सके, केमिकल्स कम यूज कर सके, ताकि इन्वायरमेंट पे भी जो उसका इफेक्ट पड़ता है वो कम पड़े? तो बिल्कुल इस सब का जवाब एक ही है, बायोटेक्नोलॉजी। द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज द पॉसिबल सॉल्यूशन। तो इन सब के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज करना एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो आइए डिटेल्स में समझते हैं किस तरह से पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स whose genes has been altered by manipulations are called genetically modified organism। कोई भी हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एनिमल्स हो, जिसके भी जीन को अल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। अपन लोग पढ़े थे जेनेटिक इंजीनियरिंग में अल्टर करते हैं जीन को, या केमिस्ट्री ऑफ डीएनए को। तो कोई भी जिसके जीन्स को अपन लोग अल्टर कर रहे हैं बाय मैनिपुलेशंस कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो कहलाएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उसके जीन को चेंज करके अल्टर किए हैं तो कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएम शॉर्ट फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड का। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वे। तो जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं बहुत सारे तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस है, अब मॉडिफाई जब कर रहे होते हैं तो उसके पास क्या क्या आ जाता है इस प्लांट्स के पास? तो मेड द क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू द एबायोटिक स्ट्रेस। तो अपन लोग अभी सब जगह पढ़ रहे थे, जो अपन को अगर फार्मर को मैक्सिमम यील्ड प्रोवाइड करना है उसके फील्ड से,
या फिर मिनिमाइज करना फर्टिलाइजर और केमिकल्स के यूज को, तो इसके लिए एक उपाय है जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है या प्लांट्स जो है हेल्प करते हैं फार्मर्स को, तो वो देख रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप जो होते हैं वो मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू द एबायोटिक स्ट्रेस। ये प्लांट को ही बहुत ज़्यादा टॉलरेंट बना देता है एबायोटिक स्ट्रेस से। एबायोटिक स्ट्रेस सबसे पहले क्या है? एबायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। ए से अपन को नॉन याद रहेगा, बायोटिक लिविंग या लाइफ के सेंस में है। तो जो भी नॉन लिविंग फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं प्लांट को, उसको बोलते हैं अपन लोग एबायोटिक स्ट्रेस। लाइक कोल्ड, ड्राउट, साल्ट, हीट। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने पे भी फसल अच्छे से नहीं हो पाता है। जनरली जब अपन लोग पोटैटो का खेती करते हैं तो उसमें कहा जाता है अगर बहुत ठंड पड़ गया तो वो सही से उगता ही नहीं है। वहीं अगर सूखा आ गया, ड्राउट आ गया, देन भी खेती अच्छा नहीं होगा। सबको ये सब समझ में आ रहा है। साल्ट, साल्ट अगर बहुत ज़्यादा भी हो गया तो प्लांट को वो एक तरह से गला देगा। प्लांट डिकम्पोज होने लगेंगे, प्लांट के रूट्स डिकम्पोज होने लगेंगे, प्रॉपर काम नहीं करेंगे। वहीं हीट, हीट में तो झुलस जाएगा सीधे से। तो ये सारे स्ट्रेस है। ऐसे एबायोटिक स्ट्रेसेस से जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू टॉलरेंस को बढ़ा दिया जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में मोर टॉलरेंस आ जाता है इन एबायोटिक स्ट्रेस के लिए। स्वाभाविक है ये आपको हेल्प करेगा आपको मैक्सिमम यील्ड प्रोवाइड कराने में। आगे देखते हैं सिमिलर चीज़ें होंगी। रिड्यूस रिलायंस ऑन द पेस्टिसाइड्स। रिलायंस मतलब उस पर निर्भर करना। केमिकल पेस्टिसाइड्स पे जो निर्भरता था उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। अपन लोग देख रहे थे एग्रोकेमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करके यील्ड को बढ़ाया जा रहा था, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो कैसे रिड्यूस करता है रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स? तो पेस्टिसाइड्स का काम क्या था? जो पेस्ट को कंट्रोल करना या पेस्ट को से हार्म होने वाले चीज़ों को रोकना। तो क्या किए ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके ऐसे जीन डाल दिए जो बाय डिफ़ॉल्ट पेस्ट रेसिस्टेंस बना दे प्लांट को खुद। तो अलग से अब पेस्टिसाइड्स यूज करने का ज़रूरत ही नहीं है। प्लांट में खुद एक ऐसा पेस्ट रेजिस्टेंस जीन इंट्रोड्यूस करवा दी है जो उस प्लांट को बचा ले पेस्ट से। तो इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है फर्दर केमिकल पेस्टिसाइड्स से डिपेंडेंसी कम कर दे रहा है। थर्ड है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अपन लोग ऊपर पढ़े थे इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी जो है ये तो पार्सली हेल्प कर रहा है, लेकिन मेनली बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस हेल्प करता है इम्प्रूव कराने में। और एग्रोकेमिकल्स तो वही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है ये हेल्प करते हैं रिड्यूस कर पाए पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को, जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम से कम हो। ये भी कैसे करता है? इस तरह से जीन को अल्टर करते हैं जो आप अच्छे से प्रिजर्व करके रख पाए अपने जो भी आपके हार्वेस्ट है उसको अच्छे दिन के लिए। ये सब फर्दर अपन लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। आपको फिलहाल पॉइंट्स ध्यान में रखना है। साथ ही ये इंक्रीज करता है इफिशियंसी ऑफ द मिनरल यूजेज बाय द प्लांट्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ऐसे होंगे जिसमें इफिशियंसी टू यूज द मिनरल्स बढ़े हुए रहेंगे। तो जो भी सॉइल पे वो ग्रो कर रहे हैं उसके मिनरल्स को वो प्रॉपर तरीके से अच्छे इफिशियंसी के साथ यूज कर पाएंगे। दिस प्रिवेंट्स द अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। एक्चुअली है क्या, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ख़त्म हो जाएगा अगर इफ़िशियंटली उसके मिनरल्स को यूज नहीं किया जाए। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो है इफ़िशियंसी के साथ मिनरल्स यूज करके फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को एग्जॉस्ट होने से बचाते हैं, ख़त्म होने से बचाते हैं। तो सीधा से एक बेसिक असर्शन रीजन मैं आपसे यहाँ से पूछ दूंगा, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हेल्प्स टू प्रिवेंट द अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। रीजन में मैं आपको डाल दूंगा इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म देयर इज अ इंक्रीज इफिशियंसी फॉर द मिनरल यूजेज। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपका ये असर्शन रीजन सही हो जाएगा। देन एक लास्ट पॉइंट है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में इन्हांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। फूड के भी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हांस कर दे दिया जाता है। इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, जो भी फूड उसे ऑब्टेन कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स से उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू इम्प्रूव्ड हो रखे हो। जैसे कि एग्जांपल है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में विटामिन ए जो है इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा हुआ मिलता है। ये विटामिन ए इनरिच्ड राइस है। अपन सबको पता होना चाहिए विटामिन ए किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। अगर विटामिन ए का डेफिशिएंसी होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा। तो इस तरह से गोल्डन राइस अपने को हेल्प कर रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहा है। तो कितने सारे फायदे हो गए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को, मोर टॉलरेंट बना दे रहे हैं,
रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट को प्रिवेंट करता है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज को, इन्हांस करता है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड को। अब आप जब गौर करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ को रिड्यूस कर रहा है। एक तो रिड्यूस कर रहा है रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स, रिड्यूस कर रहा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट को, ठीक है। वही इन्हांस या इंक्रीज कर रहा है, मोर टॉलरेंट बना रहा है एबायोटिक स्ट्रेस के खिलाफ, इंक्रीज कर रहा है एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूजेज, इन्हांस कर रहा है न्यूट्रिशनल वैल्यू को। तो आपसे यहाँ से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगा और आप फंस जाइएगा। आपसे पूछ देगा इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हेल्प टू इंक्रीज और इन्हांस समथिंग। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है जो टॉलरेंस को इन्हांस करता है, इफ़िशियंसी को इन्हांस करता है, मिनरल यूज की इफ़िशियंसी को, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हांस करता है, लेकिन रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड रिड्यूस करता है और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस करता है। देखिए अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ कर रहे हैं इतने मेहनत से तो अच्छा ही होगा, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को बढ़ाएगा तो नहीं, रिड्यूस करेगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, आपसे एक सिंपल स्टेटमेंट अगर डायरेक्ट पूछ दे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू इन्हांस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स, तो अगर आप एनसीईआरटी की लाइन को अच्छे से गौर नहीं किए हैं तो आपसे हो सकता है सीधे से गलती हो जाए। तो ये केमिकल पेस्टिसाइड्स पे रिलायंस या डिपेंडेंसी क्यों ही बढ़ाएगा? अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे चीज़ के लिए करेंगे तो रिलायंस को घटाएगा। तो इस तरह से तुरंत से आपका आंसर टिक हो जाएगा। क्वेश्चंस को टिक करते समय थोड़ा सिंसेटिक सा टिक करना है। एबायोटिक स्ट्रेस में साल्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। आप बायोरिएक्टर में भी पढ़े हैं, तो ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन करने में साल्ट और सबस्ट्रेट दोनों आता था एस से, तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, इन चीज़ों को बढ़ाने के अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स। अब आप आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेलर मेड प्लांट से आप क्या समझ रहे हैं? तो टेलर मेड प्लांट से बस आप सिंपली इतना समझिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जीन को अल्टर करके इस तरह से चीज़ें किया जा रहा है जो इंडस्ट्री की जो नीड है, जो भी चीज़ इंडस्ट्री को बनाना है उस नीड को फुलफिल किया जा सके, एक तरह से उसके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई किया जा सके। टेलर मेड प्लांट है तो इससे कुछ ना कुछ ऑब्टेन करेंगे, उसको इंडस्ट्रियल पर्पस में फिर उसको मॉडिफाई करके यूज करेंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के थ्रू जीन को अल्टर कर लेते हैं अपन लोग, और इस तरह से अल्टर करते हैं ताकि वो अल्टरनेटिव रिसोर्स प्रोवाइड कर सके इंडस्ट्रीज को, या तो स्टार्च के फॉर्म में, या फ्यूल्स के फॉर्म में, या फार्मास्यूटिकल्स के फॉर्म में। मान के चलिए कोई प्लांट है, इससे अपन को स्पेसिफिक 3 केमिकल मिल रहे हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। तो होता क्या है, मान चलिए बी और सी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने सोर्स ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ए से अपन लोग फार्मास्यूटिकल्स बना रहे हैं, तो क्रॉप को इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे, ये ए का क्वांटिटी प्रोडक्शन में बढ़ा दे, बी और सी का प्रोडक्शन कम कर दे। तो इससे क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने सोर्स ऑफ इंटरेस्ट की चीज़ें थी, तो इसका नीड था अपन लोग को इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन में। तो इस तरह से अगर जेनेटिकली मॉडिफाई कर लेंगे तो अपने को नीड फुलफिल हो जाएगा, इंडस्ट्री स्केल प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो टेलर मेड प्लांट से बस इतना ही समझना है, जेनेटिकली मॉडिफाई कुछ इस तरह से करना है ताकि वो बस उस रिसोर्स को प्राइमरली बना पाए जो इंडस्ट्री की ज़रूरतें हैं, जो इंडस्ट्री की नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो इंडस्ट्री की किन किन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, स्टार्च, फ्यूल्स और फार्मास्यूटिकल्स। इसको सिंपली अगर आपको याद रखने में कन्फ्यूजन होता है तो बीएसएफ से आप याद रखिएगा, बीएसएफ। तो बी जब लिखिएगा तो बी को पी तरह से लिखना है, फार्मास्यूटिकल्स, स्टार्च एंड फ्यूल्स। तो ये 3 चीज़ का अल्टरनेट रिसोर्स प्रोवाइड कौन करेगा, टेलर मेड प्लांट्स। तो लाइन को कंप्लीट करते हैं। इन एडिशन टू दिस यूजेज, इन यूजेज के अलावा जीएम हैज बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से अपन लोग टेलर मेड प्लांट बना सकते हैं जो टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू द इंडस्ट्री, जिससे अल्टरनेटिव रिसोर्स इंडस्ट्री को अपन लोग सप्लाई कर पाए इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेज, इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो आपने अभी तक एक झलक देखा एग्रीकल्चर में कैसे यूज में आता है अपना बायोटेक्नोलॉजी। तो आइए रफली थोड़ा बहुत समरी को देखते हैं इस पेज का। तो पार्सली इंक्रीज इन यील्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इम्प्रूव्ड क्रॉप। इम्प्रूव क्रॉप पार्सली ही रिस्पॉन्सिबल है, मेनली रिस्पॉन्सिबल है बेटर मैनेजमेंट रिसोर्स और यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स दोनों आते हैं, ये ध्यान में रखना है। टेलर मेड प्लांट्स जो है अल्टरनेट रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल्स।
ये जो जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर है, यही बस एक एप्लीकेशन है बायोटेक के। बाकी अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर हो, ये तीनों भले रिस्पॉन्सिबल है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड वन बायोटेक के एप्लीकेशन है। देन 3x लिख रखा हूँ, आपको 3 बहुत बार मिला है, तो उम्मीद करूँगा आपको याद रहेगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया जो है, स्वामीनाथन साइंटिस्ट, अगर आपको याद है, MS स्वामीनाथन, तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द इंडिया में। गोल्डन राइस जो होते हैं विटामिन ए इनरिच्ड राइस हैं, और ये सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस को। तो आपसे कभी कभी एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, इन्हांस न्यूट्रिशनल वाले वैल्यू ऑफ फूड का नाम बताइए जो हेल्प कर रहा है सॉल्व करने में नाइट ब्लाइंडनेस के प्रॉब्लम को। तो आपको बताना होगा गोल्डन राइस एक ऐसा इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले फूड है जो कि बायोटेक से बनाए गए हैं। इसमें विटामिन ए इनरिच्ड राइस है ये, इसलिए ये नाइट ब्लाइंडनेस में अपन को हेल्प कर रहा है। तो उम्मीद करूँगा एनसीईआरटी का ये लाइन बाय लाइन सीरीज आपको ज़रूर से पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही सिंसियरिटी के साथ आपको वीडियो देखना है, अच्छे से समझ में आएगा। एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है, डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होगा। शॉर्ट्स आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स में मैं डिफरेंट चैप्टर्स के डायग्राम को डिस्कस करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बता सकते हैं बायोटेक के बाद मुझे कौन सा चैप्टर लेना चाहिए। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।